हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। और आज के सेशन में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग पढ़ाने से पहले मैं कुछ तथ्य बता दूं आप सभी को कि क्वेश्चन टैग एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होता है एक सेंटेंस को फॉलो करते हुए, जिसको कहा जाता है क्वेश्चन टैग। इसका डेफिनेशन दे रखा है, अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉलोइंग अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। ओके, मतलब कि एक छोटा क्वेश्चन होता है और एक बड़े सेंटेंस को फॉलो करता है। और क्वेश्चन टैग का यूज़ वहीं करते हैं जब स्पीकर को किसी चीज़ को लेके संदेह रहता है। जैसे मैं बोलूँ कि क्या आप स्कूल जाओगे ना, क्या आप स्कूल से आओगे ना, तो इस तरीके की मैं बारे में अगर बात करूँ तो मुझे डाउट है कि उस सेकंड पर्सन पे कि क्या वो जाएगा ना, क्या वो आएगा ना, क्या तुम खाना अच्छे से खाते हो ना। तो वहाँ पे न लगाता है सेंटेंस के एंड में, क्योंकि उसको किसी चीज़ को लेके बड़ा ही डाउट रहता है। ओके, और वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए ही क्वेश्चन टैग का यूज़ करेगा। यानी कि क्वेश्चन टैग का यूज़ अब डाउट को क्लियर करने के लिए ही किया जाता है। ओके, हिंदी में लिखा गया है कि एक वाक्य में आने वाला एक छोटा सा प्रश्न क्वेश्चन टैग कहलाता है। ओके, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। ओके, पहला पूछ रहा है राम इज कमिंग, और उसके एक राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा, और इस टेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब। अगर उस मेन सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी कि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। ओके, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ रूल बता दूं, तब जाके आप क्वेश्चन खुद ही कर ले जाओगे। बोल रहे हैं ना यहाँ पे, रूल्स फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कुछ नियम। पहला बोल रहा है सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी सेम। यानी कि सेंटेंस का टेंस और क्वेश्चन टैग का टेंस दोनों ही क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पहली बात। सेकंड बोल रहा है if the sentence is positive comma the question tag is negative and vice versa। यानी बोल रहा है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी कि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि वाइस वर्सा, इसका उल्टा। नेक्स्ट 3, क्वेश्चन टैग टेक्स हेल्पिंग वर्ब एंड प्रोनाउन। बोल रहा है कि क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब लेता है और प्रोनाउन लेता है। यानी कि क्वेश्चन टैग में हमेशा ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, एक्सेप्ट फॉर्म्स ऑफ बी, बी के फॉर्म्स को छोड़ के। अगर किसी सेंटेंस में बी का फॉर्म ही इज एम आर वाजबली वर्ब का ही यूज कर लिया जाए तो मेन वर्ब होगा। जैसे मैं सेंटेंस लिख दूं आप सभी के सामने कि आई एम अ टीचर, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं एक टीचर हूं ना, तो यहाँ पे एम का प्रयोग अगर हम देखें तो मेन वर्ब की तरीके से किया गया है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के, टीचर के बाद कॉमा लगा के आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए क्या बोलेंगे, अरांट आई, अरांट आई। अब अरांट आई का मैं यूज़ इसलिए करूँगा क्योंकि इंग्लिश में एम प्लस नॉट इक्वल टू अरांट होता है, एमंट नहीं होता, इसलिए। 4 बोल रहा है इन नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव क्वेश्चन टैग में वी यूज ओनली कंस्ट्रक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मतलब कि जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट के कंस्ट्रक्टेड फॉर्म को ही यूज किया जाएगा। हमेशा ही क्वेश्चन टैग में कंस्ट्रक्टेड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, जैसे कि मैं बोलूँ कि डू प्लस नॉट, क्या डू प्लस नॉट इक्वल टू डोंट होगा, डज प्लस नॉट इक्वल टू डजेंट होगा। ओके, डज प्लस नॉट इक्वल टू डजेंट होगा। उसी तरीके से वॉज प्लस नॉट इक्वल टू वजंट, वर प्लस नॉट इक्वल टू वरंट, मस्ट प्लस नॉट इक्वल टू मसंट, शुड प्लस नॉट इक्वल टू शुडंट, शैल प्लस नॉट इक्वल टू सैंट। ओके, विल प्लस नॉट इक्वल टू वॉन्ट। उसी तरीके से वुड प्लस नॉट इक्वल टू वुडंट। ओके, इस तरीके से आता है, जैसे कि अट प्लस नॉट इक्वल टू अटंट। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। क्वेश्चन टॉक में हमेशा ही एनोमोलियस फाइनाइट प्लस नॉट का कंस्ट्रक्टेड फॉर्म चलता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को अब हम कर लेते हैं, क्योंकि अब ऐसी पोजीशन में हम आ चुके हैं जहाँ पे हमें क्वेश्चन टैग के बारे में कुछ जानकारियाँ हो गई हैं।
ओके, इसलिए हम बोलेंगे राम इज कमिंग। तो राम इज कमिंग सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन ही का यूज कर लेंगे। सेंटेंस में इज दिया है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये सेंटेंस मेन सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टॉक नेगेटिव होगा, तो इजंट ही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से एक एक प्रश्न को हम हल करते हुए चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। पीपल डू नॉट वोट वाइजली, इसका क्वेश्चन टॉक होगा डू दे। चिल्ड्रन लव आइसक्रीम, डोंट दे। पीपल वोटेड जुडिशियसली, डिडंट दे। आई डू नॉट नो हिम, डू आई। ओके, यहाँ पे दे रखा है कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा है यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल है आई एम फाइन, अरांट आई, सी कैन डू वेल, कांट सी, पीपल विल वोट हिम टू पावर, वॉन्ट दे, वी शैल ओवरकम, शैंट वी, यू हैवंट सीन अ स्टोइक, हैव यू। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर इफ मेन वर्ब, यदि अगर किसी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो क्वेश्चन टक बनाते वक्त हम इसको डू प्लस नॉट में चेंज करेंगे, डू में चेंज करेंगे। ओके, अगर मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ए सब लिखिए सो तो उसको डज में चेंज करेंगे। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है किसी सेंटेंस में यूज किया है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी कि नेमोलिस फाइनाइट डिड वर्ड का यूज करेंगे। ओके, इफ मेन वर्ब इक्वल टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यदि मेन वर्ब फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, यदि कि टू बी की बात करें तो टू बी की क्या होगा, इज, एम, आर, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ओके, तो वहाँ पे उन्हीं को यूज कर लिया जाएगा। इन क्वेश्चन टैग द सेम फॉर्म बी कम्स। ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। ओके, 6 नंबर एग्जाम्पल है, 6 नंबर एग्जाम्पल है सी हैज़ डन हर होमवर्क, हैजंट सी, आई हैव अ कार, डोंट आई, सी हैज़ अ डाउट। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो डजंट सी या हैजंट सी। 9 सी वर्क्स हार्ड, डजंट सी। 10 ही begged for money, didn't he। 11 I know him well, didn't I। 12 you succeed in your motives, don't you। 13 I am a teacher, aren't I। 14 she was unwell, wasn't she। Next, next, we are happy, aren't we। 16 we are planning a trip, aren't we। okay, लेकिन इसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट लगा के बारे में इसके बारे में कुछ बताया है तथ्य जो कि हम जान लेते हैं। ओके, if we find rarely, scarcely, barely, hardly, seldom, never, neither, nor, none, not, no, या इसके अलावा भी कोई अन्य नेगेटिव वर्ड जैसे कि हो जाएगा लेस्ट, इसके अलावा हो जाएगा फॉरबिड, इसके अलावा हो जाएगा क्या फॉरबिड, इसके अलावा हो जाएगा डिनाई, इस तरीके के अगर अन्य नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं और इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में किया जा रहा है तो मेन सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, इसी की वजह से क्वेश्चन टॉक पॉजिटिव यूज करना पड़ता है। ओके, तो पहला मैंने क्या बताया, रेयरली, स्कैर्सली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, नीदर, नॉन, नॉट, नॉट, नो, फॉरबिड, लेस्ट, डिनाई। ओके, या इसके अलावा आ सकता है सेल्डम और नेवर, लिटिल और नथिंग, इस तरीके के वर्ड भी आएंगे तो नेगेटिव ही होगा और क्वेश्चन टॉक पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ओके, अगर हम इनकी मीनिंग की बात करें तो इस रेयरली, स्कैर्सली और सेल्डम का अर्थ होता है कभी कभार, बेयरली, हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से यानी कदाचित ही, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, नीदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई भी नहीं,
नन का अर्थ होता है दो से ज़्यादा और उनमें से कोई नहीं। नीदर फिश नॉर फॉल, बिलोंगिंग टू नीदर क्लास, ओके, दोनों में से किसी वर्ग से नहीं। अब हम ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, यानी कि वी आर इन सच अ पोजिशन वेयर वी कैन सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10, okay? So let me explain all the concept and dimensions before all of you meticulously with great precision, okay? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ड्रॉप करता हुआ, सो फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आई हार्डली गो देयर, डू आई, पहले का होगा डू आई हार्डली गो देयर, डू आई। सी हैज़ रेयरली कम लेट, हैज़ सी। इट हैज़ स्केर्सली affected us, has it। they had got barely anything to eat, had they। it is neither fish nor fowl, is it। he dislikes me, or does he। you misunderstood the concept, did you। it, they ill treated us, they ill treat us, do they। he denied stealing my watch, did he forbids me to go there, does he। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, मैंने सारी चीज़ें बता दिया, ओके। अब लिटिल और फ्यू के बारे में बात कर रहा है, लिटिल और फ्यू के बारे में बात कर रहा है। फ्यू हमेशा ही काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ओके, संख्या के बारे में बात करता है, और लिटिल क्वांटिटी के बारे में बात करता है। अगर हम बात करें फ्यू की, तो फ्यू का अर्थ होता है न के बराबर, संख्या में न के बराबर, तो ये नेगेटिव हुआ। वेरी फ्यू मतलब संख्या में एकदम न के बराबर, तो ये ये भी नेगेटिव हुआ। तो इसीलिए जब कभी भी फ्यू या वेरी फ्यू का प्रयोग किसी सेंटेंस में होता है तो सेंटेंस नेगेटिव होता है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, अगर अफ्यू की बात करें तो अफ्यू का पॉजिटिव सेंस देता है, इसलिए सेंटेंस पॉजिटिव होगा, तो क्वेश्चन टैग हमें नेगेटिव यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम बात करें लिटिल की, तो ये हमेशा अपने बाद क्या लेता है, अनकाउंटेबल नाउन लेता है। लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर, और वेरी लिटिल मतलब बहुत ना के बराबर, ओके। तो इसलिए इनका प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में किया जा रहा है तो सेंटेंस नेगेटिव होगा, तो क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हम अ लिटिल की बात करें तो अ लिटिल हमेशा ही पॉजिटिव सेंस देता है, थोड़ा का सेंस देता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, इसलिए क्वेश्चन टैग को नेगेटिव यूज़ करना पड़ेगा, ओके। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आइए वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो डोंट आई हो जाएगा इसका आंसर, या हैवंट आई। अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इजंट इट, इसका आंसर हो जाएगा क्या, इजंट इट। सी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, डज सी या हैज सी। पुलिस शो लिटिल सेंसिटिविटी, डू दे। टीचर्स मस्ट हैव अ लिटिल पेशेंस, mustn't they। there are very few honest people in this department, uh, are there, okay। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूज राइट प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग, ओके। तो प्रोनाउन, सही प्रोनाउन का क्वेश्चन टैग में यूज किया जाता है, ओके। जैसे माई कॉन्फिडेंट हैज कम, माई कॉन्फिडेंट हैज कम, हैजंट सी, पहला तो इसका आंसर बनेगा, क्वेश्चन टैग होगा हैजंट सी, ओके। द बेनिफेक्ट्रेस वॉज जेनरस, अगर मैं इन सारे वर्ड्स की बात करूं, इन सारे वर्ड्स की बात करूं, तो कॉन्फिडेंट रजदार महिला को बोलते हैं, ऐसी महिला, ऐसी स्त्री जिसके साथ आप अपने सारे राज को शेयर कर सकते हो, अपने सारे सीक्रेट को शेयर कर सकते हो, वैसी औरत को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंट, ओके। जो औरत बहुत ही परोपकारी होती है, ओके, औरों के कल्याण में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तो उस औरत को बोलते हैं क्या, बेनिफैक्ट्रेस। और फियंस, फियंस उस व्यक्ति को बोलते हैं, उस महिला को बोलते हैं जो मंगेतर होती है और वो स्त्री होगी। लेकिन अगर फेंस के
अंत में केवल सिंगल ईया है तो यानी कि वो मंगेतर होगा और वो पुरुष होगा। ओके। जेंट्री मतलब बोलते हैं, ये प्लूरल नाउन है, उच्च वर्ग के लोगों को बोलते हैं। रिकेट्स एक बीमारी की बीमारी का नाम है, जो हड्डियों की बीमारी को बोलते हैं। टीचर एक अध्यापक है। ओके। और स्टूडेंट एक विद्यार्थी को बोलेंगे। ये जनरली कॉमन नाउन होते हैं। कॉमन नाउन मतलब कि डुअल जेंडर, वो मैन को भी शो करेगा, वो फेमिनाइन जेंडर को भी शो करेगा और मैस्कुलिन जेंडर को भी शो करेगा। लेकिन जहाँ तक हम अगर प्रोनाउन की बात करें कि कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर, तो हम मस्कुलिन जेंडर का यूज़ करते हैं। ओके। क्योंकि इसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है स्टेटमेंट में, इसी के वजह से यहाँ पे दोनों में ही आएगा। अब वो हमें सेंटेंस ये क्लियर करेगा कि कौन सा हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो तो हम सेंटेंसेस को देख के, पढ़ के और समझ के और आंसर्स पे चले जाएंगे। ओके। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। माई कॉन्फिडेंट हैज़ कम, हैजंट सी। सेकेंड, द बेनिफैक्ट्रेस वॉज generous, wasn't सी। माई fiance is here, isn't सी। द gentry did not like the proposal, did they? Rickets affected many children, didn't it? The teacher is in the class, isn't he? The students is not in her class, uh, is he? Okay. क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हमसे एक गलती हो गई थी। वो गलती ये है कि द स्टूडेंट इज़ नॉट इन हर क्लास। अब इन हर ये बता रहा है कि जो स्टूडेंट है ना वो मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर है, और फेमिनाइन जेंडर होने की वजह से यहाँ पे इज सी का यूज़ करेंगे। इज सी का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? इज सी का यूज़ करेंगे, फेमिनाइन जेंडर है इसलिए। ओके। कुछ समय ही पहले मैंने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंट रजदार महिला को बोलते हैं जिसके साथ हम अपने सारी चीज़ों को सीक्रेट को शेयर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट एक रजदार पुरुष होता है जिसके साथ हम अपने सारे राज को शेयर कर सकते हैं। बेनिफैक्ट्रेस ऐसी महिला को बोलेंगे जो ज़्यादा परोपकारी होती है। बेनिफैक्टर पुरुष को बोलते हैं जो परोपकारी होगा। फियंस मतलब मंगेतर महिला को बोलेंगे। फियंस मंगेतर पुरुष को बोलते हैं। जेंट्री मीन्स हाई क्लास पीपल, उच्च वर्ग के लोगों को बोलते हैं, और ये प्लूरल नाउन है। ओके। रिकेट्स एक बीमारी का नाम है, मैंने पहले ही बताया था, वो हड्डियों से रिलेटेड एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं। टीचर इज़ अ कॉमन नाउन, टीचर एक कॉमन नाउन है, लेकिन ग्रामर ये कहता है कि जितने भी कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन मैस्कुलिन जेंडर को भी शो करेंगे और फेमिनाइन जेंडर को भी शो करेंगे, लेकिन मैस्कुलिन जेंडर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है स्टेटमेंट्स में अगर हमें जेंडर ना पता हो तो। ओके। और यहाँ पे ये बता रहा है ना, हर क्लास रिवील्स द जेंडर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का ये जेंडर बता रहा है, इसकी वजह से वहाँ पे सी का यूज़ करना पड़ा था, इस सी का यूज़ करना पड़ा था। ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आई होप कि आपको सेशन में बहुत अच्छा लग रहा होगा। सेंटेंसेस ऑफ लेट अस एंड लेट्स टेक सैलवी, और हाँ, सैलवी तभी लेता है जब लेटस से प्रारंभ होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में सैलवी का यूज करते हैं। लेकिन लेट प्लस मी, अस, मी, यू, हर, इट, देयर से या देम से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में विल यू का यूज करने लगते हैं। क्या? लेट प्लस मी, यू, हिम, हर के बाद आ जाएगा इट, और उसके बाद आ जाएगा देम। अगर लेट प्लस और ये सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे तो लेट प्लस मी, यू, हिम, हर, इट और देम से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में हमें विल यू का यूज़ करना पड़ता है। आई होप कि कंसेप्ट ही बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में शिफ्ट हो गया होगा। तो लेट्स मूव फर्दर। कुछ एग्जाम्पल्स को हम क्या करते हैं, देखते हैं। और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है लेटस ऑर्गेनाइज अ पार्टी। यहाँ पे मेन वर्ब ही छोड़ दी है और टाइपर ने छोड़ दिया है, तो लेटस ऑर्गेनाइज अ पार्टी सैलवी हो जाएगा। लेटस गो नाउ सैलवी, बट इफ अ हिंट इज गिवन इन द ब्रैकेट फॉलो, बट इफ अ हिंट इज गिवन इन द ब्रैकेट फॉलो दैट हिंट। लेकिन यदि हिंट दिया गया हो ब्रैकेट में तो उस हिंट को हमें फॉलो करना है। ओके। लेटस पे इन केस
कैन, वी कैन, तो कांट वी हो जाएगा इसका आंसर, कांट वी। ओके, बोल रहा है इफ इट इज नॉट अस, यदि वो अस नहीं है, बट सम अदर प्रोनाउन या नाउन, यदि कुछ दूसरे प्रोनाउन या नाउन है, द सेंटेंस बिकम्स अ रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट बन जाता है, नॉट अ सजेशन, फिर वो सजेशन नहीं रह जाता। ओके, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें यूज करना पड़ता है क्या, विल यू का, जो कि मैंने आपसे पहले ही बताया। लेट मी गो, विल यू हो जाएगा उसका, वुड यू की जगह पे क्या होगा, विल यू ज़्यादा यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। हेयर लेट हैज कम टू सिक परमिशन, यहाँ परमिशन की सीख करने के लिए आया है, परमिशन के पर्पज से आया है। अब वन के बारे में पढ़ते हैं। वन पता है क्या आपको, क्या आपको पता है वन का यूज कई तरीके से करते हैं। वन का यूज हम यहाँ पे नाउन के कॉन्टेक्स्ट में कर लेंगे, एडजेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में कर लेंगे, प्रोनाउन के कॉन्टेक्स्ट में कर लेंगे। लेकिन जब वन का प्रयोग प्रोनाउन के कॉन्टेक्स्ट में होता है तो वन को ही क्वेश्चन टॉक में भी यूज होगा। लेकिन जब ये एडजेक्टिव के तौर पे होगा तो इसके पहले कोई तो नाउन होगा ना, उस नाउन और नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हमें यूज करना पड़ता है क्या, क्वेश्चन टॉक में प्रोनाउन का। अगर वो वन नाउन है तो वन नाउन है तो हमें प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, इट का। ओके, आई होप कि ये सारी चीज़ें यहीं पे मैंने क्लियर कर दी होगी। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ओके, पहला है वन मस्ट परफॉर्म वंस ड्यूटी, मसंट वन, ये करेक्ट है। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इज इट। देखो वन का यहाँ पे यूज किस लिए किया गया है, वन और टू एक नाउन ही हुए ना, तो इनके इन जब इनको नाउन इनको प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो इसके लिए क्या आएगा, इट आएगा। ओके, हालांकि सेंटेंस नेगेटिव है तो इसीलिए क्वेश्चन तक पॉजिटिव आया है। वन बॉय हैज़ कम, हैजंट ही। अब ये वन क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव, संख्या बता रहा है बॉय का, बॉय नाउन है, और जब बॉय सिंगुलर नाउन है इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन ही का यूज करेंगे, और सेंटेंस पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाना पड़ा। ओके, आई होप कितनी सारी बातें क्लियर होंगी आप सभी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, नोट में हमें कुछ दे रखा है, हम इन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। व्हाट प्रोनाउन विल कम इन क्वेश्चन टैग, कौन सा व्हाट प्रोनाउन विल कम इन क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में कौन सा प्रोनाउन आएगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट वन, कि ये डिपेंड करता है किस पे, वन पे, कि वन का यूज़ किस रूप में किया गया है सेंटेंस में, एडजेक्टिव के रूप में किया गया है या नाउन के रूप में किया गया है या प्रोनाउन के रूप में किया गया है, क्या किस रूप में गया है, ये तय करेगा क्वेश्चन टैग में क्या आना है। ओके, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, इन सेंटेंस नंबर फर्स्ट वन का यूज प्रोनाउन के रूप में हुआ था तो क्वेश्चन टैग में वन का यूज किया गया। इन सेंटेंस नंबर टू में वन का प्रयोग, इस वन का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया था इसलिए यहाँ पे हमें वहाँ पे इट यूज करना पड़ा। सेंटेंस नंबर थ्री में वन का प्रयोग, इस वन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया था इसलिए इस एडजेक्टिव के बाद क्या आया था, बॉय, तो बॉय के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना पड़ा, ही का यूज करना पड़ा। क्या यूज करना पड़ा हमें, ही का यहाँ पे यूज करना पड़ा। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही है तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और अपने जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखूं आप सभी के लिए। यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज और सच, इनका यूज हम सेंटेंसेस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन्हें तब कहा जाता है जब इनके बाद हम कोई नाउन का यूज करने लगते हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जब इनके बाद नाउन नहीं आता तो ये ये नाउन की जगह पे ही आने लगते हैं और वो प्रोनाउन बन जाता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है। ओके, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर होगी। अगर हम बात करें दिस दैट की तो इनके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें दिस दोज की तो इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, जहाँ पर दिस नियरनेस को शो करेगा यानी कि नज़दीक को शो करेगा, प्रॉक्सिमिटी को शो करेगा, और दैट दूरी के बारे में बात करेगा। अगर हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर ले तो अगर हम बात करें दिस और दैट की तो ये इनके बाद हमेशा ही कौन से नाउन आता है,
सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन ये दिस का यूज़ करेंगे किस लिए? नियर के लिए। और दैट का यूज़ कब करेंगे? फार के लिए। आई होप कि ये दोनों चीज़ें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको पता लगा होगा। अगर उसी तरीके से बात कर ले दिस दोज की, दिस और दोज की, तो दिस और दोज के बाद हमेशा ही कौन सी नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि दिस का प्रयोग नियर नियर को बताने के लिए करेंगे और दोज का यूज़ करेंगे फार को बताने के लिए, यानी कि डिस्टेंस में दूर, और यहाँ पे नज़दीकी की यानी कि प्रॉक्सिमिटी को शो करेगा। आई होप कि ये दोनों बातें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और सच का प्रयोग करते हैं जैसे कि सच ए स्टूडेंट, इस तरीके से करते हैं। ओके, सी इज सच ए टॉल लेडी दैट नो वन लाइक्स हर, इस तरीके से सच का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है दिस इज माई मिस्टेक इजंट इट, दैट वॉज माई स्टूडेंट wasn't he, those were his problems or students, weren't they, that boy has passed, hasn't he, such a debate will earn name and fame, won't he, want ही की जगह पे होगा क्या? want सी, that is my nice, isn't she, okay, isn't she, आपको आपको बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा कि दिस के साथ मैंने इट का यूज़ क्यों किया, दैट के साथ भी मैंने इट का यूज़ क्यों किया, दोज के साथ मैंने दे का यूज़ क्यों किया, और दैट बॉय के साथ मैंने ही का यूज़ क्यों किया। तो एक बात आप जान लो, जब कभी भी सेंटेंस में दिस और दैट का यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे होता है, किसके तौर पे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे होता है, तो इसका यूज इसके साथ इट का यूज़ करने लगते हैं, इसके साथ इट का यूज़ करने लगते हैं। ओके, लेकिन अगर दिज और दोज का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे किया जाता है तो इसके साथ क्वेश्चन टैग में दे सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। ओके, लेकिन अगर इन दोनों के बाद इन दोनों के बाद कोई नाउन आने लगेगी, दीज और दोज के बाद कोई नाउन आएगी, दीज और दोज के बाद कोई नाउन आएगा, तो नाउन के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना है? प्रोनाउन। ओके, सेम उसी तरीके से अगर दिस और दैट के साथ कोई नाउन आ रहा है तो इस नाउन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है क्वेश्चन टैग में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जगह पे क्या होगा? प्रोनाउन, यानी कि ये नाउन ही इस प्रोनाउन को क्या करेगा? तय करेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें नाइस की तो भांजी या भतीजी को बोला जाता है, और नेफू भतीजा या भांजा को बोला जाता है। ओके, सच डिवेंट का अर्थ क्या होता है? अ फीमेल परफॉर्मर, एक फीमेल परफॉर्मर होती है परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि प्रथम यानी कि प्रथम सार्वजनिक परफॉर्मेंस को प्रस्तुति जो देता है, और स्पेशली वीमेन, तो उसके लिए डिवेंट आता है। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होगी आप सभी को। और अगर जहाँ तक बात रही इन सारे एक्सप्लेनेशंस की, जहाँ तक बात है इन सारे एक्सप्लेनेशंस की, तो आंसर बताते वक्त ही मैंने इसके ये सारे एक्सप्लेनेशंस बता दिए थे आपको। नेक्स्ट, यदि इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, ओके, यदि इन सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो, ओके, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव, सिंगुलर पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन टैग की बात होती है तो क्वेश्चन टैग में इन सारे ही प्रोनाउन के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? दे यूज़ करना पड़ता है। आई होप कि ये बात आपको बहुत ही अच्छे क्लियर तरीके से आपके माइंड में बैठ गई होगी और आने वाले क्वेश्चंस को आप रॉक कर दोगे। नेक्स्ट,
लेकिन यदि एवरीथिंग, क्या, एवरी एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग और एनीथिंग का प्रयोग किसी सेंटेंस के मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव तथा सिंगुलर पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यानी इट, ओके, इट्स, इटसेल्फ और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ओके। और क्वेश्चन टैग में भी इन सारे ही इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए इट आता है, ओके। जैसे कि एवरीवन, सॉरी, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग और समथिंग के साथ क्वेश्चन टैग में इट आता है। आई होप कि ये भी बातें आपको बहुत ही अच्छे और क्लियर तरीके से आपके माइंड में बैठ गई होंगी और आने वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली हैंडल कर लोगे। तो आते हैं कुछ क्वेश्चन पे छलांग लगाते हैं और करते हैं कुछ क्वेश्चंस को रॉक। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी बॉय हैज कम, एवरी बॉय हैज कम, haven't they, nobody bothers, do they, everyone wants to succeed, don't they, someone is at the gate, aren't they, इसका आंसर क्या हो जाएगा, aren't they, somebody has stolen my watch, haven't they। मैंने सारे ही क्वेश्चंस के आंसर को मैंने आप तक डिलीवर कर दिया और यह कर्तव्य आपका है कि आप उन क्वेश्चंस को अपने नोट पे नोट करें और जहाँ कहीं भी डाउट हो आप वीडियो को बार बार देखें और अपने डाउट को क्लियर करें। तो नेक्स्ट है, मैंने जब मैं बता रहा था समवन, इस तरीके के प्रोनाउंस को बता रहा था तो वहीं पे उसके सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि समथिंग, एनीथिंग, नथिंग या एवरीथिंग। यहाँ पे क्या आता है, एवरीथिंग भी आता है, एवरीथिंग इसमें छोड़ा गया है तो एवरीथिंग लिख लेते हैं। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग का प्रयोग किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव और सिंगुलर पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है इट। वो सिंगुलर इट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक ही फॉर्म में होता है, ओके। पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें तो इट्स होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। अगर इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो इटसेल्फ होगा या एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करें तो इटसेल्फ ही होगा, ओके। तो क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट बिना देर किए हुए, ओके। इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो समथिंग, एनीथिंग, नथिंग एंड ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स और सभी अनकाउंटेबल नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर प्रोनाउन इट लेते हैं, ओके। और हिंदी में बता रखा है यहाँ पे, ओके। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखा है, एग्जांपल्स को करने से पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, समथिंग इज मिसिंग, इजंट इट, समथिंग इज मिसिंग, इजंट इट, एनीथिंग इज पॉसिबल, isn't it, the information has leaked, hasn't it, the scenery enchanted everyone, didn't it, nothing is impossible, is it। आई होप कि आपको सारे ही आंसर्स आप तक पहुंच गए होंगे बड़े ही कम टाइम में। अगर हम देयर की बात करें स्टूडेंट्स तो देयर का प्रयोग जब कभी भी सेंटेंस में इंट्रोडक्टोरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। मैंने क्या बोला कि जब कभी भी देयर का प्रयोग सेंटेंस में इंट्रोडक्टोरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो क्वेश्चन टैग हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट की जगह पे हम देयर ही यूज़ करते हैं। जैसे कि देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, अरांट देयर हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम बात करें कि देयर इज़ नो वाटर तो हो जाएगा इज देयर, ओके। अगर आपको देयर के बारे में कुछ और भी जानना है तो मैं बता दूं कि देयर का प्रयोग दो तरीके से करते हैं। एक तो इंट्रोडक्टोरी सब्जेक्ट के रूप में, इंट्रोडक्टोरी क्या, इंट्रोडक्टोरी सब्जेक्ट के रूप में जहां पे इसको डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है,
लेकिन देयर का प्रयोग एडवर्ब ऑफ प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में भी किया जाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जब प्लेस के बारे में बात करता है, जैसे मैं बोलूँ कि वहाँ 5 गायें हैं, तो कहाँ पर, वहाँ पर ना, तो देयर आर 5 काउज देयर। ओके, एक बार एक सेंटेंस में मैंने क्या बोला, देयर आर टू काउज देयर। ओके, एक बार सेंटेंस में ये देयर इंट्रोडक्टोरी सब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन अगर यहाँ की देयर की बात करें तो वो प्लेस के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ ये प्लेस हुआ और यहाँ पे इंट्रोडक्टोरी सब्जेक्ट हुआ। ओके, आई होप कि बातें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। तो अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, यहाँ से अपने सेशन को रिज्यूम। और हाँ, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सारे ही प्रश्न क्वेश्चन टास्क से हम इस सेकेंड वीडियो में क्लियर कर लेंगे, और वो क्वेश्चंस बहुत ही 2016 से लगा के और 2021 तक के अंदर जितने भी क्वेश्चन टास्क एसएससी सीजीएल और एसएससी की किसी भी ब्रांच में आया है और कमीशन के द्वारा उन क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस करें बेल आइकन पे, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक इंस्टेंटली पहुंच जाए। सो बाय बाय एंड टेक केयर।